नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है डाटा इंटरप्रिटेशन, सूचनाओं का विवेचन। ये यूजीसी नेट के 7 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो नेट की परीक्षा होती है उसमें इस अध्याय का कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके अंतर्गत कौन से गुण होते हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब आप एक अच्छा आगे चल कर के एक अच्छा टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, तो शिक्षण एवं सामाजिक रूप से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं सोसाइटी में, शिक्षण और सामाजिक रूप से, तो उसको समय समय पर आपको आकलन करना होता है। एक शिक्षक को समाज में होने वाले बदलाव का विश्लेषणात्मक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सूचनाओं के विवेचन के अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इसको चैप्टर को रखा गया है कि आप सोसाइटी में, समाज में जो डेटा इकट्ठा है उसका समय समय पर आप आकलन कर सकें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले परिचय क्या कहता है, ये रहा आपका। आंकड़े प्राचीन काल से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से आंकड़ों का संबंध रहा है, यानी कि जो डेटा होता है उसका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा ही है। व्यापक अर्थ में आंकड़ों सूचना एवं इकाइयाँ समझी जाती हैं। इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सूचना प्राप्त करने के बाद उस विषय पर विचार कर सकता है। यानी कि आपके पास जब डेटा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इकट्ठा होगा तब आप उस विषय पर विचार अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आज के 15-20 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है। सारा काम ऑफलाइन होता था, उसकी वजह से सारे काम ऑफलाइन होते थे आपके, ठीक है। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि आज का समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है, 21वीं सदी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता था। पहले सभी काम ऑफलाइन यानी पेपरलेस पर हुआ करते थे, पेपर पर सारे वर्क हुआ करते थे। कोई फॉर्म आपको भरना है भर्ती से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जॉब के लिए आज के ज़माने में सारा काम ऑनलाइन होता है। कोई भी फॉर्म भरना हो या पेपर हो, सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, किसी विश्वविद्यालय में छात्र का परीक्षण परिणाम किसी नगर की साक्षरता या किसी व्यापार के कुछ वर्षों के लाभ तथा हानि प्रतिशत निकाले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत व्यापार के लिए और लाभ हानि के लिए प्रतिशत निकालने के लिए, साक्षरता के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी जो भी नया डाटा आएगा उसको पुराने डाटा से तुलना करके देखा जाता है। जो नया डाटा आता है उसको हम पुराने डेटा से कंपैरिजन करते हैं। आंकड़ों के स्रोत देखते हैं कौन कौन से। तो आंकड़ों के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े देखते हैं क्या कहता है। प्राथमिक आंकड़े भी आंकड़े होते हैं जो पहली बार व्यक्ति या किसी समूह द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा प्रथम बार प्राप्त किया जाता हो, ठीक है। किसी का इंटरव्यू, सर्वे, प्रश्न उत्तर है तो वह प्राथमिक आंकड़े हैं। जब आप किसी का डायरेक्ट जाते हैं, जब आप समाज में किसी का जब रिसर्च करते हैं तो आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप डायरेक्ट व्यक्ति से संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन जोड़ते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो प्राथमिक आंकड़ा वो कहलाएगा। इसमें समय दर समय लगता है, यानी कि समय बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें आपके पैसे भी खर्च होते हैं, क्योंकि आपको जाना पड़ता है। जैसे यदि हम यह पता करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ लोगों के द्वारा अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर डाटा को इकट्ठा करेंगे। यह डाटा प्राथमिक डेटा आपका कहलाएगा, ठीक है। अब द्वितीय डेटा देखते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या है। इसको किसी से प्राप्त किया जाता है। जो डेटा होता है पहले से ही यह प्राप्त होता है, यह आंकड़े पहले से उपलब्ध होते हैं। इनको एकत्र करने में कम समय लगता है, ठीक है। पैसा भी कम खर्च होता है आपका, क्योंकि यह पहले से ही उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पत्रिका ले लो, पत्रिका ले लो आपका, कहीं से जो डेटा हमें प्राप्त हो गया है उससे रिलेटेड हम अपना वर्क देखते हैं। और एक बात और, जो प्राथमिक डेटा होता है उसमें तो आप बदलाव कर सकते हैं। जब कोई डेटा गलत है तो उसको आप
दूसरा डेटा ले सकते, सुधार सकते, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है आपका। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है। आपका आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों को एकत्र करने से सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, आंकड़े जो हम एकत्र करते हैं उसको हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि आंकड़े को सही ढंग से व्यवस्थित ना कर लें। यानी कि एक क्रम होता है हर एक चीज़ का जिससे इसे आसानी से समझा जा सके। ठीक है, आंकड़े को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला गुणात्मक आंकड़े, दूसरा मात्रात्मक आंकड़े, और तीसरा भौगोलिक आंकड़े, और चौथा कालक्रमबद्ध आंकड़े। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आपका आंकड़ों का चित्र, वर्णन और मानचित्रण। डाटा को विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करने के लिए चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। पहला है बार चार्ट, ये आपका बार चार्ट। इसमें आयताकार बार दिया जाता है। ठीक है, इन आयतों की लंबाई को अलग अलग संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में 3 रंगों को अलग अलग संख्या में छात्रों पसंद करते हैं। यानी कि विश्वविद्यालय में 3 रंग होते हैं। वह हर एक स्टूडेंट का अपना विचार होता है, वो हर एक रंग अपना अपना अलग पसंद करता है। ज़रूर नहीं है कि लाल रंग हमें पसंद हो और लाल ही रंग आपको पसंद हो, नहीं, आपको ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 छात्र लाल रंग को पसंद करते हैं और 15 छात्र हरे रंग को पसंद करते हैं और 10 छात्र नीले रंग को पसंद करते हैं। देखिए वही बात आ गई है। तो देख लें इसको देख लेते हैं बार चार्ट क्या कहता है। ये रहा आपका 5 छात्र, 10 छात्र और 15 छात्र, लाल, हरा और नीला। ठीक है, ऐसा बनता है आपका बार चार्ट। पेपर में आ जाए तो बना दीजिएगा। और इसके बाद आ गया आपका सेकंड है हिस्टोग्राम। इसको भी आयताकार तो प्रयोग किया जाता है, यानी कि आय के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन आयतों में अंतर नहीं होता। 0 से 5 वर्ष के बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, और 5 से 15 वर्ष के बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, और 0 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। इनको लाइनों में गेम कहते हैं, लाइनों में गेम नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका ये है 0 से 5 और फुटबॉल है, और 0 से 10 अब कम उम्र के बच्चे हॉकी पसंद करते हैं। ये रहा आपका हिस्टोग्राफ चार्ट, समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं पाई चार्ट क्या होता है। इसको एक ब्रेक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें वृत्त को अनुपातित रूप में अलग अलग बांटा जाता है। एक व्यक्ति अपनी व्हाट्सएप पर कह खर्च करेगा, यह बताया गया है कि व्हाट्सएप पर कहाँ कहाँ खर्च करेगा। ठीक है, ये देखिए आपका ये आ गया। ये कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट। यात्रा, घरेलू स्थान, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चार्ट है टेबल चार्ट। आंकड़ों का सबसे अच्छा यह तरीका है, कई वर्षों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा वार्षिक आय को दर्शाया गया है, इसे टेबल चार्ट कहते हैं। ये रहा आपका निम्न प्रकार से टेबल चार्ट द्वारा दर्शाया गया है विगत वर्षों व्यक्तियों की वार्षिक आय लाखों में। ठीक है, वर्ष है आपका 2017, 18 और 2019। ABCD हो गया इधर आपका, और 5.2, 7.4 और 7.8, और बी में आपका 3.1, 3.2, 3.6, और सी में आपका 4.2, 5.1 और 5.2, और डी में आपका 4.2, 2.3 और 3.4। ठीक है, ये रेखा चार्ट है, लाइन चार्ट बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका रेखा चार्ट ये रहा। इसमें एक दूसरे से सीधे रेखा जोड़ जाती, यानी कि एक दूसरे से सीधे रेखा जुड़ी होती है। इसको 2 अक्षर गा और ला दिया जाता है। इसमें 2 अक्षर होते हैं, गा है आपका और ला। अगर आए क्वेश्चन नेट में कि रेखा चार्ट में कौन से 2 अक्षर होते हैं, तो पहला गा है और दूसरा ला है, ये ध्यान रखना है। इसको क्रमशः क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? क्षैतिज से और ऊर्ध्वाधर तल से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में डाटा पॉइंट से बढ़ने और घटने को बताया गया है। ये रहा आपका, देख लीजिए। अब इसके बाद आ गया आपका आंकड़ों के आधार पर गणना। डेटा के आधार पर हम गणना करते हैं।
आंकड़ों के आधार पर गणना 5 प्रकार से बताई गई हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिशत, दूसरा वृद्धि या कमी की दर, तीसरा लाभ हानि और चौथा अनुपात और पाँचवा आपका औसत। ठीक है, ये आंकड़ों के आधार पर गणना है। इसके बाद है आंकड़े और सुशासन। ठीक है, सुशासन का अर्थ है आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना। कोई भी व्यक्ति इसे सुरक्षित रखता है, कोई व्यक्ति से सुरक्षित रखता है ताकि उसका प्रयोग किया जा सके। यानी कि जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जब हम शोध करते हैं तो शोध के दौरान हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं सोसाइटी से, तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और संचालित करना होता है ताकि हम सब सुरक्षित रख सकें और समय आने पर हम उसका प्रयोग भी कर सकें अपने डेटा को। कोई भी आंकड़ा पुराने वाले वर्षों में तुलनात्मक अध्ययन करने में काम में आता है। जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसको तुलना में काम में ज़रूर आता है। यानी कि जब हम एक साल में डेटा इकट्ठा करते हैं, अगर हम तीसरे साल में भी डेटा इकट्ठा करें तो उसको कंपैरिजन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने और नए आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि कंपनी को लाभ हुआ है या हानि। जो कंपनी होती है उसको पुराने डेटा और नए डेटा से कंपैरिजन किया जाता है हर एक साल में या 6 महीना में, तो पता पड़ता है कि हमारा लॉस हुआ है कंपनी में, क्या फ़ायदा हुआ है। तो डेटा का यही महत्व है। इसीलिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है इसका महत्व इसलिए है कि हम किसी चीज़ को कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, कि कंपनी को लाभ हुआ है या हानि। आंकड़े सत्य होने चाहिए ताकि उनके आधार पर निर्णय उपयोगी हो। जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं वह सत्य होने चाहिए, प्रमाणिक। वर्तमान समय में किसी भी देश के विकास के लिए होने वाले बदलाव में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जो देश होता है, एक राष्ट्र होता है, उसमें बदलाव के लिए विकास जो डेवलप होता है देश, मान लीजिए अपना इंडिया जब डेवलप करता है तो अपनी इकोनॉमी भी चेक की जाती है कि हमारी इकोनॉमी घटी है कि बढ़ी है। तो कोई भी देश किसी भी क्षेत्र में बदलाव के लिए आंकड़ों पर निर्भर रहता है। कोई भी देश हो अपने डेटा के लिए, बदलाव के लिए डेटा को बहुत उपयोगी मानता है, तुलना में कंपैरिजन करता है। इसकी वजह से नया रूप दिया जाता है। इसी के आधार पर इकोनॉमी को एक नया रूप दिया जाता है। जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है, बढ़ जाती है, जब कंपैरिजन से ज़्यादा होती है तो इसको नया रूप दिया जाता है। आज के युग में सभी डाटा को कंप्यूटरीकृत किया जाता है। आज का जो डेटा इकट्ठा करते हैं उसको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पर ही आधारित किया जाता है, उसी के द्वारा मापा जाता है ताकि सुरक्षित रहे। ठीक है, कहीं पर डेटा हमारा सुरक्षित रहता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर की मदद से गणना तक उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर से हम गणना भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें बताई गई हों, जो चीज़ें प्रयोग करना है आपको, कौन कौन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना है। पाई चार्ट में क्या आता है, ग्राफ चार्ट में क्या आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं नेट में ये डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, वो इसी के बेस्ड होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।